अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। पिछले हफ्ते तक जो सूरत हाल रही उस हवाले से काफ़ी मुबाहिसा भी हुआ, बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू भी हुई और कोशिश ये की कि ख़बरों के हवाले से भी आपको आगाह रखा जाए। ये भी वक्त की ज़रूरत है। मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे मामलात ज़ेर बहस आते रहे, बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल होते रहे, बहुत सारे सवालात लोग बेचते रहे और हमने कोशिश की कि उन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अशारिये पेश किए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी सूरत हाल कंट्रोल में नज़र आ रही है। अभी मैं देख रहा था S&P की रेटिंग के हवाले से पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो पॉजिटिव दिखाई गई है। बड़ी हैरानकुन बात है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं ये जब मईशत की तस्वीर को बेहतर दिखा रही होती हैं तो हकीकी सूरत हाल उसकी क्या अक्कासी कर रही होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये देखना होगा। अभी जैसे पिछले कई माह से ये सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम के अंदर ही पेशगी इत्तला दी थी कि ये जो अब कमोडिटीज़ अशिया खुर्दनोश हैं इसके हवाले से जो कीमतें हैं उसमें बेपना इजाफा होगा। कुछ चंदे की निशानदेही की थी। चीनी के हवाले से ख़ास तौर पे आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि इस सूरत हाल बहुत जल्द आपका सामने होगी जिसमें कीमतों में इजाफा किया जाएगा और सारी अथॉरिटीज़ आपको इसमें मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आएंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि इस वक्त बहरान आपके सामने एक दफ़ा फिर कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं और जो शख्स भी जाता है इसकी कीमत को कंट्रोल करवाने के लिए वो एक नया कारनामा कर आता है। कमिश्नर कराची की मिसाल लीजिए, अभी गुज़िश्ता रोज़ ख़बर हमने चलाई है इस हवाले से कि कीमतों का जो इजाफ़ा है उसका नोटिस मौसूफ़ ने लिया और नोटिस लेने के बाद क्या हुआ, सूरत हाल जो 160 रुपये किलो में चीनी बिक रही थी वो 172 रुपये तक पहुँचा दी गई। ये हमारे यहाँ सूरत हाल है। जब नोटिस लिए जाते हैं तो इस तरह के कारनामे होते हैं। तो बहरहाल ये तो एक ख़बर है, उसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने और इसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। अगर उसके ऊपर बात करना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। मगर ये ख्याल किया जाता है कि जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे जो चीनी जहाँ से पैदा होती है, जो हमारे पास मिल्स हैं, किन के मातहत काम कर रही हैं, कौन लोग हैं जो सारा सिस्टम चला रहे हैं, ये जो पूरा कार्टेल बना हुआ है कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी को भी इसका बखूबी इल्म है और चाहते हुए और ना चाहते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। और बड़ी एक अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, एक अलमिया हमारा ये है कि हमारे यहाँ भी जो इदारे हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं और आगे भी ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस होता, अगर अदालतों के ज़रिए इन मामलों को ठीक किया जा सकता तो यकीनन इस पर कंट्रोल किया जा सकता था। मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़ी नागवार ये बात गुजरेगी, मगर तमाम ही इसमें अथॉरिटीज़ और इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जितनी चाहे कीमत आपसे वसूल की जाए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म या सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए इनकी कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी, उनसे भी सियासी मामलात हों, मौशी मामलात हों या दीगर मामलात हों। कोशिश करते हैं सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई प्रोग्राम में लेने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नासिर यास साहब, हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं और बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं ख़ास तौर पर मौशी मामलात के हवाले से। नासिर यास साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त लेने के लिए। रज़ाक भाई, सूरत हाल अब सामने, सियासी मामलात एक तरफ हैं, मौशी अशारिये कुछ बताते हैं, अंदरूनी मामलात कुछ बता रहे हैं। अब एक सियासी कारकुन भी हैं, बड़ी अच्छी बात यह कि आपसे ज़रा गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो आप एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से भी गुफ्तगू करते हैं जो इस माशरे का, इस सोसाइटी का दर्द समझता है और ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं हमेशा इस पर आपकी तारीफ़ करता हूँ कि एक सियासी वर्कर होने के बावजूद अगर तनकीद अपनी जमात पर बनती है तो ज़रूर ये कदम उठाते हैं। सूरत हाल से मुतमईन नज़र आ रहा है। महंगाई के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, अशारिये कुछ बता रहे हैं, सूरत हाल क्या इशारा कर रही है? रज़ाक भाई आपकी समझ में क्या आ रहा है, ज़रा फरमाइए तो सही। यासिर भाई, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छे अल्फाजों से सुबह सुबह नाश्ते में हालांकि शायद ऐसे हम ना हों लेकिन आपकी ये मोहब्बत है ज़रा नवाजिश।
वो सर कहते हैं ना कि एक उर्दू की बड़ी खूबसूरत कहावत है या शेर है या कोई इस तरह, वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है बात है रुसवाई रसवाई की। की। आपने इतनी खूबसूरत लफ्ज़ों में जो है ना समंदर को कूजे में बंद कर दिया। आप देखें कि चीनी का मामला, मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, मुझे ओल्ड खबरें पढ़ने का भी बड़ा शौक है। मैं 70 की, 60 की, 51 की, कोई अगर आजकल तो बहुत आसान है, आसान है आपको मोबाइल पे। लाइब्रेरी में भी जाना नहीं बिल्कुल पड़ता, ऐसा ही वो है। यूट्यूब से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कई बार मेरी नज़रों से ऐसी खबरें गुजरी और जिन्हें मैंने तफसीली पढ़ा, चाहे इस मुल्क के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान हो, चाहे इस मुल्क के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक हों, चाहे सिविलियन हो, सियासी हों। तो अगर आप ओल्ड भी पढ़ेंगे तो शुगर माफिया इनको 1975 में भी शुगर माफिया कह दिया गया था आपको। यानी ये जो उस वक्त दो या तीन मिलें थी या दो थी, और उस वक्त भी चीनी ब्लैक होती थी, चीनी बिल्कुल गायब होती थी, और ये उस वक्त भी बड़े तकड़े लोग थे ना, मान लेते हैं। बिल्कुल अब ठीक है। उन्हें तो मैं कमजोर नहीं कह सकता, उन्हें तो मैं, वो तो उस वक्त भी बड़े तकड़े थे। फिर अच्छा, वो तो चले गए, अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया, हर किसी ने जाना है। फिर उनकी औलादें आ गई, अगर उनकी दो दो तीन तीन शुगर मिले थी तो वो 7 8 हो गई, फिर 10 12 हो गई। इस वक्त हमारे मुल्क में यासिर भाई 80 प्लस हैं, 80 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, पंजाब में भी, केपीके में भी और सिंध जिंद में में भी। भी। आप उन ख़ानदानों को देखें जिनकी वो शुगर मिल्स हैं, यानी एक तरफ पूरे पाकिस्तान की मशीयत, हाँ। पूरे पाकिस्तान का खजाना, पूरे पाकिस्तान का सरमाया, सरमाया। और एक तरफ ये 80 लोग। अब मुझे नहीं पता इसमें मतलब बड़े बड़े नाम है। मतलब अब हमारे यहाँ आपने अगर पाकिस्तान में या दुनिया में बड़ा आदमी कहलवाना है, यानी जेंटलमैन कहलवाना है, मालदार लोगों में आपने उस लिस्ट में जाना है, तो आपको एक शुगर मिल लगानी है। लगानी। और शुगर मिल जो है वो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, और लगा रहे। आप देख लें कि मियाँ बिरादरान की अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मिलें, आप देख लें उनकी मियाँ चन्नू में, खानेवाल में, लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें और लगाए उनके। फिर हमारे सिंध में देख लें लॉयर ख़ानदानों की, खुद हमारी पार्टी के जरदारी दोस्तों साहब की की, बहुत सारी जो है प्रेसिडेंट शुगर साहब की, मिल्स हाँ। हैं। प्रेसिडेंट और साहब की। इसी तरह केपीके में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई झूठ तो नहीं है। अब इसमें मैं झूठ बोल भी लूँ या छुपा भी लूँ तो हकायक तो छुप नहीं नहीं सकते। तो बात यह है कि सर, जब चीनी जो है वो है ही तकड़े लोगों की, और आपकी जो है मशीयत में आप देखें कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए अगर आप पाकिस्तान आर्मी के वो कौन सी एक कमांडो फोर्स है जो कहते हैं आखिरी, हाँ हाँ, एसएसजी वो ब्रिगेड। एसएसजी ब्रिगेड, स्पेशल सारी सर्विसेज स्टील, ग्रुप। ये सॉरी शुगर मिलों पे लगा दें और कहें कि आपने कंट्रोल करना है। अगर वो कमांडो का कंट्रोल कर जाए, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। अयूब खान जैसा ताकतवर डिक्टेटर, उसे भी चीनी महंगा होना, लेकिन उस वक्त एक खूबसूरती थी। उस वक्त ये था, हमारी पैदाइश तो नहीं थी उन दिनों में, मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने बड़ों से, तारीख के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बड़े बताते हैं हमारे, और तारीख बताती है कि 2 आने चीनी अयूब खान साहब के दौर में महंगी हुई थी, तो उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना, स्टूडेंट बाहर आ गए थे, मजदूर बाहर आ गए थे, मुतवसत तबके के लोग अच्छा उस वक्त तो थे भी, मतलब गरीबों में जान भी थी, ताकत भी थी, गैरत भी थी, और अपने हकूक हासिल करने का। आजकल तो वो पता नहीं कैसी गंदुम आ गई है, बाहर से मंगवा के हमने वो गंदुम ज़्यादा बेच दी, अपने वाली तो हम बाहर भेज देते हैं, बाहर जी। वाली फिर अपने मुल्क। अब लोगों में बाहर निकलने की सकत नहीं है। अभी तो हम चीनी मेरा ख्याल 120 रुपए से 200 पे ले गए। मैं आपके चैनल पर कहता हूँ यासिर भाई, अगर ये चीनी 300 रुपए पर केजी भी हो जाए
अगर आपका पेट्रोल 500 रुपए पर लीटर और पेट्रोल पंप के बाहर दो बंदे खड़े हों और उनके हाथ में जूता भी हो कि भाई दो दो जूते भी पड़ेंगे, आपको गाड़ी से उतरना है, दो जूते खाने, मुर्गा फिर बनना है, भरवाना दो जूते भी खाने हैं, तो शायद लोग तैयार हैं। अब जब कौमें अपने मामलात के लिए बाहर ना निकले, आपके सामने कश्मीर है ना, मैं कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूँ। वैसे हमारे यहाँ मिसालें उनकी बुजदिली की हजारों बनी हुई हैं कि जी वो बड़े ठंडे लोग हैं, बड़े जो है वो कैम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं है। लेकिन उन्होंने तो यार वो सारी बातें झूठी साबित कर दी। कश्मीरी निकले वहां पर उन्हें 4 रुपए या 3 रुपए का यूनिट बिजली का मिल रहा है, आटा भी उन्हें सस्ता मिल रहा है, चीनी शायद हम उन्हें उसी रेट पे मिल रही है, हमें तो 200 मिल रही है। तो मैं पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करता हूँ, जमातों से बालातर होके, मैं एक पाकिस्तानी और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ उनसे, सबसे, अपनी पूरी कौम से, खुद से भी कह रहा हूँ कि देखें, हम सबको, मौजूदा हुक्मरानों को, मौजूदा ताकतमंद लोगों को, अगर 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 उन्हें पता हो कि हमारे सामने किसी ने नहीं खड़ा होना, हमें कोई रोकेगा ही नहीं, हम किसी के जवाब दे नहीं है, वोट अब हमने जो है वो लेना नहीं है। वोट एक दौर था, यासिर भाई मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाऊंगा, जी, नहीं, अपनी बात एक वक्त था कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को अपने मंशूर पर अमल दरामद करना होता था। अपने जो इलेक्शन में आपने कौम से वायदे किए हुए थे उन्हें पूरा करना होता था, क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन में जाना होता था। तो लोग आपसे सवाल करते थे कि जनाब आपने पिछली बार कहा था फलां काम में मैं तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, मैं बिजली सस्ती करूंगा, मैं वाटर आपको तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो लोगों में भी जरूरत थी और सियासतदानों में, सियासी जमातों में भी बड़ा मतलब अपने कही हुई बातों का वो पास रखते थे। वो आवाम के सामने शर्मिंदा हो जाते थे कि अगर वो अपनी बात, वो इक्तदार छोड़ देते थे। क्या इक्तदार है जिंदगी है? क्या आप इक्तदार के बगैर नहीं रह सकते? यार ऐसा नहीं है, इक्तदार जिंदगी नहीं है। इख्तियार आपकी जिंदगी नहीं, आपके असूल, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी नस्ल दर नस्ल लोग याद रखते हैं। खाली 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 इक्तदार का हिस्सा बनना, इख्तियार का हिस्सा बनना, पैसे कमाना और बेइस हो जाना और हर मामले पर अपने आंखें बंद कर लेना, मैंने तो ये सियासत नहीं सीखी। तो बात ये कि अब जैसे ही सियासी पार्टियां वैसी कौम हो गई है। अब सियासी जमातें भी अपने मंशूर से थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं, अवाम भी उनसे नहीं पूछती है। अच्छा, फिर अगर 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 अगर, अगर सियासी जमातें उन्हें तैयार करके दोबारा जब मैदान में उतारा जाता है तो ताकतमंद इदारे उन्हें तसल्ली देते हैं, यार तुम खाली कागजात नामजदगी दाखिल करो ना, बस जाओ आप फलां, आप कागजात नामजद, आगे मेरा काम है, आगे हमारा काम है। लिस्टों में नाम आपके 3 महीने पहले आ जाते हैं, आपके MNA किसने बनना है, आपका MPA किसने बनना है, अब मिनिस्टर किसने बनना है, और चीफ मिनिस्टर किसने बनना है, और प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है। और जब ये सूरत हाल हो जाए यासिर भाई, तो सूरत हाल कभी दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाएगी। जब मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, मैं आवाम का जवाब दे नहीं हूँ, सियासतदान आवाम का जवाब दे, किसी का जवाब दे नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी का, वो ताकतमंद इदारों का, वो एस्टेब्लिशमेंट का, वो FIA का, वो नेब का, वो सुप्रीम, वो किसी का। अगर सियासतदान, जो मैंने सियासत सीखी है, जिस सियासत का अलीफ बे मैंने पढ़ा, जो हमने धक्के खाए, धक्के हमने ये सीखने में, हम तो मेरिट पर यूनिवर्सिटी जा रहे थे ना, हमें क्या पता कि डिग्री सदर में भी मिल जाती है। बहुत खूब। अब हम तो थक आ गए, अब हम रोई पीट सकते हैं। ऐसे ही, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सूरत हाल है जिसका हमें सामने, और यकीन कीजिए कि ये जैसा भी रज़ाक भाई ने कहा, आप इनकी बातों से इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, मगर सच्चाई यही है कि इसके लिए खुद से आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मगर क्या किया जाए, जैसे ही बात हो रही थी कि सकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए। और क्या किया जाए, सियासी जमातें, जैसे भी बात हो रही थी कि ये उनका भी एक काम है, एक जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जो है इस पर आमादा भी करें,
और अपोजिशन की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है इसमें, वो भी बरीजुमा नहीं हो सकती। यकीनन जिनके पास इख्तियार है वो फैसले तो ले रहे हैं, मगर अपोजिशन भी इस सारी सूरत हाल में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकती है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अपोजिशन जिस दिन से आई है, मुतालबा और एक ही बात है जो बार बार कैदी नंबर 804 को रिहा कर दो, भाड़ में जाए महंगाई, भाड़ में जाए आपके मसाइल पाकिस्तान। ये है जी सूरत हाल। नासिर भाई आपकी तरफ आता हूँ। अब जैसे मैं बात कर रहा था थोड़े से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से, S&P की रेटिंग में देख रहा था एंड पॉजिटिव आ भी जाए, तो सूरत हाल तो यही है कि कमोडिटीज़ आपके पास नहीं है और अभी एक और भी बहरान है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने अभी यहाँ तक रुक जाता हूँ वरना एक पैनिक सा जो है वो हो जाएगा, मगर ये कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे आने वाली सिचुएशन को। तो फिर आपकी अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो भी जाएँ, सिचुएशन आप ऑन पेपर बेहतर दिखा भी दें, तो इसका फ़ायदा किसको, आपको या मुझे हो सकता है? फरमाएं। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत अच्छी माशाल्लाह इन्होंने गुफ्तगू की, आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। बात यह है इकोनॉमिक पे भी बात करें, लेकिन थोड़ी सी बात इस पे भी हो जाए जो महंगाई के हवाले से बात जरूर कीजिए। उससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट की लूँगा आपकी। नहीं ज़रूर करें। मैं समझ रहा हूँ कि जो है ना हमारी तवज्जो हटाई जा रही है, हमारी जिस तरह से एक हिप्नोटाइज किया जाता है ना, असल टॉपिक से तवज्जो हटा के चीनी आटे की तरफ तवज्जो डाल दी जाती है। चीनी कितनी इस्तेमाल होती है? मेरे घर में 1 किलो इस्तेमाल होती है महीने की। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, जो चौकीदार वगैरह इस्तेमाल किया वो ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मुझे क्या फ़र्क पड़ा चीनी का? 30 रुपये 40 रुपये पर केजी पर मंथ, ये असल मसला नहीं है। इसी तरह और भी देखें तो यही फ़र्क है। चीनी माफिया है, बेशक है, गलत कर रहा है, मैं उसको वो नहीं करता, बिल्कुल गलत है, उससे बड़ा उन्होंने बड़े प्रॉफिट लिए हैं, लेकिन आम बंदे, असल पॉइंट है जो लोगों की जो रिहाइश की जो कॉस्ट है या जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो महंगी हो गई है। बिल्कुल सही। जैसे इन्होंने अर्ज किया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिजली के बिल के लिए उन्होंने जो है कश्मीर वालों ने मुजाहरे किए, क्योंकि उससे क्या था, वो 20-20, 25-25, 30-30, 40 हज़ार रुपए पर मंथ कॉस्ट बढ़ती है उसमें। वो है असल पॉइंट। बिल्कुल सही। हमारा भी यही है, अगर आज यूनिट 4 रुपए या 10 रुपए यूनिट हो तो हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। जो हम 70 रुपए यूनिट या 60 रुपए यूनिट दे रहे हैं टैक्सेस के बाद सारे मिला के, वो उन्होंने सही मुजाहरा किया। वो है असल पॉइंट। हमारा पॉइंट है जो हमारी जो हम पूरा गाड़ियों के रोड टैक्सेस देते हैं और रोडें उधड़ी पड़ी हैं, बिलखुसूस कराची की, ठीक है, 3-3 साल हो गए हैं यहाँ पे कोई रोडें बनने को तैयार नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। हमें जो बिजली गैस पानी जो बिला तातुल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारे ये मसाइल हैं। 40 रुपए पर मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ने का, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 रुपए पर मंथ होता है, आम बंदे को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 रुपए को बड़ी 1 किलो 2 किलो इस्तेमाल हो जाएगा। इससे मतलब मैं नहीं समझता एक घराने में। बात यह है कि है मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जालिम बंदा नहीं कि, लेकिन असल पॉइंट से तवज्जो हटाई जा रही है। असल पॉइंट ये नहीं है। असल पॉइंट जो मैंने अर्ज किया वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको देखना है, और क्वालिटी ऑफ लिविंग, वो दोनों चीजें हमें नहीं है, किसी को नहीं मिल रही क्वालिटी। तो यहाँ मैं पाकिस्तान की नहीं, बिलखुसूस सिंध में तो मैं, चूंकि मेरा ताल्लुक यहीं से कराची से ही है और हम कराची के चैनल पे बैठे हैं। कराची में एक पार्टी की 35-40 साल से हुकूमत है। हमने बड़ी खुशी से उनके मेयर को भी खुशामदीद कहा कि पहले क्या होता था कि मेयर किसी और जमाने को किसी और पार्टी का होता था और हुकूमत किसी, तो हम कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो एक मसला हो जाता है। अब तो मेयर भी उन्हीं का है और वो भी उन्हीं का है, उसके बावजूद जीरो। अगर कोई एक आध सड़क बना दी तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, या कोई लाइन या कोई गटर में से कोई थैली निकाल ली उन्होंने तो बड़ा कारनामा सा अंजाम नहीं। ये कोई कारनामा सा अंजाम नहीं है। कारनामा ये है कि पूरे इस वक्त लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है, उछल उछल कूद के, और गाड़ियों अंजर पंजर, लोग दमे के मरीज हो गए। ना अंडरपास इनसे बन रहे हैं, ना ऑरेंज ट्रेन बन रही है, ना ग्रीन ट्रेन बन रही है, ना बसें चली है, ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। असल मसले ये थे। वो जो कॉस्ट आपकी जो डिलेड कॉस्ट है या जो पहुंचने की हर जगह सकत या पेट्रोल की कॉस्ट है, वो 30-40 रुपए पर मंथ से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। असल मसले वो हैं, तो वो इस पे लगा के और इसकी खबरें चला के लोगों को इसकी तरफ इन्वॉल्व करके आप जो है वो असल मसले से तवज्जो हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहे अगर इनका पार्टी से ताल्लुक है तो अपनी पार्टी के ये उनको बोले कि क्या कर रहे हो भाई। हमें शर्मिंदगी होती है कि हर जगह जाते हैं और लोग बोलते हैं अब तो हम तंग आ चुके हैं, ऐसे ऐसे खड्डों से वास्ता पड़ता है, ऐसे ऐसे गाड़ी उछलती है, शॉक्स और एक्सेल टूट जाते हैं उसके बार बार। ये कॉस्ट जो पड़ रही है वो हजारों में कॉस्ट पड़ रही है। तो वो चीजें, उसके अलावा ज़हनी कोफ्त, देर से हर जगह पहुंचे, बंदा अपने काम से जा भी ना सके, मतलब एक बिल्कुल ना बिजली है ना पानी है सही तरह से हर वक्त, वो प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो डालें तो वो ज़रा बेहतर होगा।
अब ये सिर्फ, अब मैं आपको एक और बताऊं, अब जो आपने बात की है इकोनॉमिक की तरफ, ये तो एक तरफ हो गई। बी प्लस जो ये सी प्लस थी उससे बी पे आई है, माइनस बी पे आई है, थोड़ी सी वो बेहतर हुई है, क्योंकि ओवरऑल इनका रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, इनके जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर सिम्त में गई है। देखिए 78 साल के मसले मसाइल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ पॉलिसीज बेहतर हुई हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कराची की या सिंध की KPK और बलूचिस्तान की तो बात नहीं करें। आप अगर देखें, मेरी बात समझें, जो उधर तो काम हो रहा है, आप जो वो अपने वो ओन कर रहे हैं उसको, उन्होंने काम किया है, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ भी लग रही है, जो भी है वहाँ सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो उसकी वजह से इनके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, इनकी इंटरनेशनल, इन्होंने सिफारती महाज पे भी कामयाबी हासिल की है, हर जगह अभी फौजी महाज पे भी कामयाबी हासिल की है, तो एक बेहतर एनवायरनमेंट है। इसका फ़ायदा दूसरे सूबों को भी उठाना चाहिए, बलूचिस्तान वालों को भी अपने अवाम को बेहतर करना चाहिए, उनको PKP वालों को भी बेहतर करना चाहिए। मैं देखा था वहाँ पे अस्पतालों में दवाइयाँ ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा बुरी हालत, उससे बुरी हालत और भी बुरी हालत है। आप तो खैर पता, अभी शुरू हो तो आपका शो का टाइम भी 2 दिन गुजर जाएंगे, इतनी बातें उसमें। बात ये सिंध वालों को भी देखना चाहिए अपने आप को, अब बेहतर कर ही दें, अब बस बहुत हो गया, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वाकई है मुल्क को, और वो लेकिन नॉर्दर्न साइड पर हो रहा है, वो सारा काम हो रहा है, वहाँ टूरिज्म भी बढ़ रही है, सारा कुछ हो रहा है। टूरिज्म तो खैर मैं इस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता, मैं टूरिज्म पे नहीं जाता। बाखुदा इस वक्त जितनी हमने भारी कीमत चुकाई है टूरिज्म के नाम पर, आप झक मार कर भी किसी को यहाँ पर टूरिज्म के लिए नहीं बुला सकते, ये तो आप मान लीजिए। सुबह ही मैं देख रहा हूँ लाशें ही आ रही हैं, गाड़ियां भी गिर रहे हैं, फैमिलीज भी इसके अंदर जा रही हैं पूरी। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं यहाँ मना कर रहे हैं कि मानो अपने घर पर ना जाओ, वापस आ जाओ, खत्म कर दिया। टूरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पहले भी नहीं थी, नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई टूरिज्म नहीं है। वो सब ढकोसलेबाजी थी कि हम टूरिज्म से ये इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, और फिर क्या किया आपको याद है, ये मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सब कुछ यहाँ देखते रहे। दूसरी तरफ आपने कहा कि ठीक है, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो गई, मगर ये कौन से फैसले हैं जो एक आम आदमी को बेनिफिट नहीं कर रहा है? अभी मैं देख रहा था, अभी खबर पक्की नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कंसिडरेशन में है कि जो नेट मीटरिंग के लिए जो सिस्टम लगाए हुए थे लोगों ने, वो भी सिरे से हुकूमत ख़त्म कर रही है। यानी कि अब वो जो आपको पैसे दे रहे थे, अदा कर रहे थे, वो भी सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं। मतलब आप चाह क्या रहे हैं? दूसरी तरफ कमोडिटीज़ बुनियादी ज़रूरत है। मैं अगर आप मुझसे पूछे, जैसे आपने कहा ना आपको 40 रुपये का फ़र्क पड़ा, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 4 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने शक्कर। तो आप 1000 की बेचे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, मैंने ख़त्म कर दिया, वो सिलसिला अपने घर से ही ख़त्म कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन एक आम आदमी का तो मसला है, अब वो इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसको रोक तो नहीं सकता, उसकी अगर ज़रूरत में ये शामिल है। 25 करोड़ अवाम है, इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम 10 लाख लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात बिल्कुल ठीक है। तो और दीगर कमोडिटीज का, अब अगली कमोडिटी भी लाइन में है, वो भी आ रही है, उसका भी बहरान है। छोटा मैंने आपको कहा असर पॉइंट से हमारे जो है वो हटाई जा रही है, जो बिजली के बिल और गैस के बिल जो, और जो दूसरी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारी इंक्रीज हो गई है, उसके पे तवज्जो हटा के 30-40 रुपए के ऊपर ज्यादा तवज्जो हमारी करंट इशू हो गया ना। इसलिए नासिर भाई, बात ये है कि मुल्क सिर्फ महंगाई से चलाया जा रहा है यार। बस मुझे नहीं पता कि ये खुशहाली कहाँ आ रही है, मशीयत कितनी खूबसूरत हो रही है, गाड़ियां कितनी सस्ती, मतलब अगर सस्ती ना करो यार, उसे रोक तो लो। महंगाई का उसको कोई बंद तो लगा दे, उसको कोई नाक तो बंद कर दे, उसके नलका तो बंद कर दे। और वो अब बातें तो हमें सुनने में आ रही हैं, ये पाकिस्तान जो है चांद पर चढ़ गया है। इंडिकेटर्स जो है ना, आप जैसे B++ की बात करें हम, ठीक है, जो भी कह लें, लेकिन इनकी गाड़ियों की अभी भी बुकिंग लेने जाए तो 4-4 महीने की बुकिंग इनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये मतलब दे ही नहीं सकते गाड़ियां। इनकी हाईएस्ट सेल हो रही है गाड़ियों की, जो महंगी आपकी 1-1 करोड़ की गाड़ियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपकी। नहीं, महंगी गाड़ियां सस्ती हो गई है, सस्ती गाड़ियां महंगी हो गई हैं। अच्छा, ये हुआ है जो सस्ती गाड़ी, जो आपकी जो छोटी गाड़ी जो सबसे पहले पाकिस्तान में आई थी, ब्रांड का नाम मैं नहीं लेता, वो 40 लाख 30 लाख रुपए की हुई पड़ी है, और वो भी मिलती नहीं है, वो भी लाइन लगा के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डिमांड तो इस वजह से है ना, क्योंकि आपके यहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर आपके यहाँ क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन होती तो फिर शायद इनकी प्राइसेस में इतना सर्ज नहीं आता। दूसरी एक और बड़ी आम बात है
क्योंकि जैसे भी हम कह रहे थे ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जो कंपनी यहाँ लगाई हुई है, जो पार्ट्स इसके असेंबल करती है, उससे जाके कौन सवाल करे कि ये जो तुम इतनी कॉस्ट इसकी चार्ज कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? फिर प्राइसेस जब रेशनलाइज होती हैं तो 3-3 लाख रुपए खुद कम कर देते हैं। वो कैसे मुमकिन? बिल्कुल आपकी बात सही है। वो तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप रेगुलेशन को यहाँ पर वजह करें, आप देखेंगे कैसे नहीं आते ये वापस 4 लाख रुपए। मैंने कहा ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर वो महंगी अवेलेबल है तब भी बिक रही है। मेरा तो डिमांड की वजह से ना लोग करें तो क्या करें? अब क्या करें? तो हम वो 30-40 रुपए से बाहर निकल आए, हम 40 लाख रुपए भी देने को तैयार हो चुके हैं और टिकट लगा के, लाइन लगा के ओन पे, जैसे भाईजान ने कहा, ओन पे देने को तैयार हैं। बात ये है कि हो क्या रहा है, ये हमें किस तरफ ले जाए जा रहे हैं, क्या ये असल पॉइंट ये है कि ऐसा तो नहीं कि हमें असल मसाइल से तवज्जो हटा के दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं दीगर मसाइल हमारे दूसरे मसाइल जो हैं, जो जरूरी मसाइल हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने चाहिए, जिनसे जो बहुत ज्यादा है। देखें, एक बंदा आज जो सऊदीया में रहता है या दूसरे मुल्कों, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं अभी वहां से होके आया था सऊदीया से, तो वहां पर हमारे जो जानने वाले घर हैं सारे 4-4, 5-5 एसी चलाते हैं। वो सारा दिन रात चलते हैं। उनका 10-15 हज़ार 200 रियाल यानी कि ये बिल आता है उनका। हमारे अगर उतना चले, मैंने वो कैलकुलेट करा था, इतना चले तो हमारा तो 2 लाख रुपए बिल आ जाएगा उस हिसाब से। मैंने यही तो अर्ज की कि सिर्फ महंगाई से ही मुल्क चल रहा है। हाँ, तो वो आप पेट्रोल महंगा कर लें, आप बिजली महंगी कर लें, आप गैस महंगा कर लें, हर 10 आपके दिन पास इसके अलावा कोई रिसोर्सेज ही नहीं है यार। बात ये है, तो आप अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा रहे हैं? हमें जो इस वक्त असल मसाइल की तरफ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करनी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो तो कंसिडरेशन में नहीं। वो जो बिजनेस करने के लिए हमें सहूलतें चाहिए इस वक्त, वो अवेलेबल नहीं हो रही है इस वक्त। जो वो ये प्रॉब्लम हो रही है। हाई फाई बिजनेस जो है वो तो अपने ऊपर चले जा रहे हैं। जो शुगर है या सीमेंट फैक्ट्री है या जो आपकी गाड़ियों की है, ये सारे चले जा रहे हैं और वही इंडिकेटर उसको शो करें कि B+ हो रहा है उसको, ठीक है, वो इसको शो कर रहा है। स्टॉक मार्केट आपकी बेहतर जा रही है, हर चीज बेहतर जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, वो कंपनियां भी, पेट्रोल कंपनियां भी कमा रही हैं। लेकिन आम बंदा जो है वो, ये बड़ा खतरनाक मामला हो चुका है। जो हर आम बंदे का मेयार जिंदगी बेहतर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ना करेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है, ना ये तो रोड नेटवर्क से, ना मतलब यूटिलिटी सर्विस से, ना जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से, किसी हिसाब से वो बेहतर नहीं हो रहा। हमें प्रॉब्लम जो है ना वो ये देखना चाहिए। इस पे अगर आप कोई इसके लिए सोल्यूशन निकाल दें अपनी, और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें कर सकती हैं। हर सूबे की अपनी सियासी जमात उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करके और वो करे। ठीक है, ये बताइए। ये अब सूबाई सतह के ऊपर जैसे नासिर भाई ने निशानदेही कर दी, चलिए यहीं से सिलसिले का आगाज करें ना। रज़ाक भाई, महसूस तो होता है ना कि आप भी इसी शहर में रहते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त मैं कहता हूँ आप ही हैं। उसकी वजह ये, आप जिस जगह रह रहे हैं, मेरे तो घर के सामने से सबसे ज्यादा तो आप ही इसका शिकार वो क्या है, वो ग्रीन लाइन है, पता नहीं कौन सी, पता नहीं अब कौन सी लाइन है। तो मैं एक छोटी सी, पहले मैं नासिर भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने फरमाया कराची में बेहद गड्ढे बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कराची शहर मेरा भी है, आपका भी है। देखिए, इसमें जहाँ तक हमारा कसूर है, मैं मानता हूँ ना, कहीं सुस्ती हो गई होगी, कहीं फंडिंग नहीं आ रही, कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा होगा, तो शायद इसमें कोई थोड़ी बहुत डिले हो रही है। लेकिन जो असल मामला है, जो आवाम तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो ये प्रॉब्लम है कि अब इसे खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती कह लो या हमारा लक कह लो, अब 60-70 साल हो गए पाकिस्तान को शायद बने हुए, या 80 साल होने के हैं। उसमें अब कराची पूरे में गैस कंपनी ने क्या किया, गैस की नई लाइनें, यानी जो 50-60 साल पहले हमने लाइनें डाली थी, वो लाइनें सारी इनकी खराब हो चुकी थी, सुई सदरन गैस की, उन्होंने नई डालने का प्लान बना लिया। अच्छा, वो हमारी मेयरशिप में वो हमारे हिस्से में आया। अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अच्छा काम किया, उससे तो हम इनकार ही नहीं कर सकते। उन्होंने कराची के जो टाउन है, उन्हें अगर रोड कटिंग का इख्तियार है कि जी वो अपने टाउन में अगर कोई रोड काटा जाएगा तो वो उसकी मद में जो भी कंपनीज काम करती हैं वो उसको फंडिंग पैसा उसको देती हैं। 2-2 अरब रुपए पर टाउन नाजिम को रोड कटिंग की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है कि जनाब ये सुई गैस की लाइनें हम डाल रहे हैं, ये जब लाइनें डलेंगी तो आप अपनी सड़कों को मरम्मत कर लें। आप चले जहाँ जितना हमारा कसूर है, कराची में अगर 22 या 24 टाउन है, आधे हमारे पास है, आधे जमात इस्लामी के पास है, यानी 9 टाउन के पास, 9 या 10 है उनके पास।
आधा आधा है, 50-50, 2 शायद तहरीक इंसाफ के पास है। तो मैंने कई बार कहा कि यार चलो आप हमें कसूरवार कह लो, तो चलो ये जो 10 टॉन नाजिम है जो कहते हैं कि हम पर जो है वो करप्शन ही हराम है, और हमने तो वो करप्शन देखी नहीं है कहाँ होती है, कम से कम कोई वो अपना एक आधा टॉन कोई बना के दिखा दे कि जी देखिए हमारे यहाँ भी गैस लाइनें डली, हमारे यहाँ भी वाटर लाइनें डली, हमारे यहाँ भी, और ये हमने रोडें फौरी बना दी। कहीं ये सुस्ती अगर हमारे टाउनों में है तो जमाते इस्लामी के यहाँ भी कुछ नहीं आप हो मिसाल बना के दें कि दें हमने यूं कर दिया, आप लोग बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे क्यों नहीं बिल्कुल करते? बजाय आप उनको बोलने के आप अपना क्यों नहीं करते? अच्छा, वो फंड्स की जो बात है ना, सेकंड बात 3,400 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, जो 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो इनको पैसे गवर्नमेंट से 3,400 अरब रुपए मिला है, कराची पे कितना लगा है जरा आप ये बताइए। अच्छा, एक चीज का और मैं तस्करा कर दूं, ये बात इसलिए नहीं कि इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं कल बैठ के बड़ी देर तक ये सोचता रहा, बल्कि काफी इस बारे में सोच चुका हूँ कि अगर वफाक के हवाले जैसा अक्सर ये मुतालबा होता है कि कर दिया जाए, तो ये वफाक के पास था तब क्या हो रहा था, और अगर आधे से ज्यादा कराची इस वक्त, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा अथॉरिटीज हैं जी जी, और उसमें आधी अथॉरिटीज जो हैं वो वफाक के मातहत हैं, वो अपना काम क्या करेंगे? अगर आप उसको हैंड ओवर कर दें सारा का सारा अथॉरिटी कराची, सारा दबाव मेयर साहब पर है कि मेयर साहब उन्होंने भी कुछ नहीं करना, यानी कि पहले भी कुछ नहीं हो रहा था, वो लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वो लेते हैं। जैसे इन्होंने 75 साल की बात की, 75 साल में से आप 15-20 साल वो तो निकाल दें जो 1970 से पहले के थे, उस वक्त तो कराची ठीक था। 1970 के बाद क्यों कराची का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, और फिर होता ही नहीं है सही। ये पॉइंट ये है, 3,400 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं, कराची पे कितना लगाते हैं आप ये बताइए, जो मेजर टैक्स जनरेटिंग जगह है। 3,000 अरब तो सिर्फ कराची कमा के देता है। जो एक्सपेरिमेंट किए गए ना, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये कि जो तजर्बात किए गए, नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, लसानियत की सियासत का आगाज किया गया, ये भी तो वहीं से हो रहा था ना सारा काम। जब उसको बना दिया आपने तो तख्ता मश तो आपने इसी को बनाना था ना, वो बन गया। अच्छा। और जब ये बन गया तो फिर नतीजा आपके सामने। अच्छा। अब उसको ठीक कैसे करेंगे सवाल ये। उसमें जैसे मैंने अर्ज किया, एक ही मेयर है, एक ही सिंध गवर्नमेंट है, अब सेम हाँ, ये सवाल जरूर बनता है कि अब तो एक जगह आ गए ना, सुई गैस की लाइनें नहीं डली, सड़क भी तो टूटी फूटी। अच्छा, वो भी पैसे दे चुके हैं, उसकी वजह से सुई गैस ने और कराची से अपना केबल निकालने का ठेका दे दिया मुख्तलिफ कंपनीज को। जी हमारे ओल्ड केबल उन्होंने जो रही खई कसर उन्होंने पूरी कर दी। ऊपर से अब जो टाउन नाज़मीन है उन्होंने रोड कटिंग तो अपने पास जमा कर ली है, अपने फंड में डाल ली, अपने अकाउंट में डाल ली। अब वो मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब जो है, अभी हमने जहांगीर रोड आप देखें अभी दोबारा से हमने बनाया है। मतलब काम इसमें बदनीयत ही नहीं है। एक तो हमारे पास आपको पता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, तो फलाना बोर्ड अलग है, तो फलाना, यहाँ कराची के 12-13 बोर्ड है, पता नहीं वो किस वो कुछ भी नहीं करते, सारा दबाव है मेयर साहब पर। अब मेयर साहब, मैं समझता हूँ मेयर साहब से भी मैं गुजारिश ही कर लेता हूँ, अब और क्या किया जा सकता है। जैसे हम सारी दुनिया से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे भी करते हैं कि मेयर साहब आप अपनी स्पीड तेज करें, कराची को हमें इसे जल्द से जल्द, अगर हमारे जो मुखालिफ टाउन है अगर वो नहीं काम करे, मैं मेयर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर तेजी से काम करवा दें और उनके खिलाफ इंक्वायरियां कराएं, वो क्यों काम नहीं कर रहे। अब इल्जामात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आते हैं, लेकिन उसके बेनिफिशियरी सारे। मैं आपको अर्ज करूँ, थोड़ा टाइम चूंकि खत्म होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको जरूरी बात, कराची जो है, मैं आपको पूरे पाकिस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट पूरा शहर होता है, ठीक है। तो कराची वाहिद है जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1 शहर है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही शहर होना चाहिए तो फिर कराची को 5 शहर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मलीर सिटी अलग होना चाहिए, नाजमाबाद सिटी अलग होना चाहिए, डिफेंस सिटी अलग होना चाहिए, इसी तरह से 5 सिटी होनी चाहिए, 5 मेयर होने चाहिए, 5 सिस्टम होने चाहिए, तब ये चल सकता है। कराची एक साइड पे छोटा सा शहर का नाम जरूर रखें आप उसको, लेकिन कराची पूरा का पूरा शहर हो ही नहीं सकता, एक डिपार्टमेंट चला ही नहीं सकता इसको। उसमें फिर कंटोनमेंट भी है, उसमें बात है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। बात मेयर की, वो उनकी नीयत सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे मेयर है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं परफॉर्मेंस पे बिलीव करता हूं। वही उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जैसे अच्छा लगता है, वो पिछले वो आए थे, आप खूबसूरती पर लेकर आए थे, नतीजा आपके सामने,
इतनी भयानक शक्ल इस मुल्क की बनाई उन्होंने कि क्या क्या। अच्छा, तो मैं अच्छे बच्चे को नहीं मानता। अच्छा, अब वो बात एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नहीं है, जैसे मैंने इन्होंने खुद कहा कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कंट्रोल है, वो खुद बेचारे नहीं, उन्होंने कहा ना कि जब इतने हिस्सों में बटा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं यही चाह रहा हूँ कि इसमें ये अलग बिल्डिंग कंट्रोल, हर डिस्ट्रिक्ट का बिल्डिंग अलग होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, ना कि उन्होंने सिर्फ कराची का नहीं पूरे सिंध का ही एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। तो कौन सी, फिर इसीलिए फिर यही है ना, बिल्डिंगें गिरती फिर रही हैं। कहाँ देख सकता है एक डिपार्टमेंट पूरा सूबा नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, टाउन वाइज, हर टाउन की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। यहाँ तो ये मतलब आवे का आवा हर चीज के ऊपर जो है ना, एक सूबे के उस पे उसको लगाने के लिए आपने जो है वो पूरा किया। इसको थोड़ा सा सूबाई से हटके इसको डिसेंट्रलाइज, हाँ, सारा सिस्टम अलग अलग हो, 5 सिटी हो, 5 ये तब ये हो सकता है। ये इसका हल ये है, चाहे ये अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हल ये है इसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेकिन फिर ये जो इख्तियारात हैं, फंड्स का जो चक्कर है, ये कहाँ जाएगा फिर? सियासत कैसे होगी? सवाल ये मसला है ना सियासत का। ये तो सियासत से हट के सोचना होगा ना, तब होगा। मैंने आपको कहा असल पॉइंट ये, असल मसले ये हैं। हमें लगा दिए आटे दाल चीनी के ऊपर लगा दिए हमें। असल मसला जब हल होगा तो वो सारी चीजें नहीं। तो रज़ा भाई ने कहा ना अभी कि आप, क्योंकि ये तो मयार हमारे यहाँ सियासत का है ही नहीं कि आप कारकर्दगी के ऊपर वोट लें। अगर कारकर्दगी पे पड़ रहे होते वोट, ये पख्तूनख्वा के अंदर कौन सी कारकर्दगी है? मैं तो दोस्तों से सवाल करता हूँ, पीटीआई वाले तो जवाब तो कोई नहीं कहते हैं कि लोग हम डिलीवर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। केपीके में असल फॉर्म 7 चला है, वहां पर असल तो वहां चला है, वो यहाँ वहां मैं हैरान होता हूँ कि ये जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें कारकर्दगी पे वोट मिल रहा है। ये कारकर्दगी ये है? अगर आप अभी कितनी बड़ी करप्शन उनकी दोबारा सामने आई है, 40 अरब रुपए की अस्पतालों के अंदर करप्शन हो रही है, मशीनें गायब कर दी, क्या क्या गाड़ियों के ऊपर कल मैं देख रहा था, पता नहीं कितनी तो औकाफ की गाड़ियां गायब हुई हुई है, कोई अता पता नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो क्या कल आईजी केपीके का स्टेटमेंट चल रहा था एक टीवी चैनल पर, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे हैं कि जी तालिबान जो है वो सवात के रास्ते और पता नहीं कौन कौन से रास्तों से वो आ जाते हैं तो हमारे केपीके में, वहाँ हमें पुलिस चौकियां बनाने की जरूरत है। अरे भाई आप आईजी, आप केपीके के आईजी, आप चौकियां बनाने में अगर 10, 20, 50 चौकियां बनाने का फंड नहीं है आपके पास, इतना बड़ा सूबा चला रहे हैं आप, तो बात ये कि केपीके तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बदनसीब सूबा है साबित हुआ है। उन्होंने ये जब से वो तहरीक इंसाफ की गोद में गया है केपीके, वो तो उनकी तो बेचारों को पता नहीं किस चीज की सजा मिली है। आप देखें कि अस्पताल वहाँ नहीं है, रोजगार वहाँ नहीं है, अमनो अमान वहाँ नहीं है। सर अगर ये आपकी भी तो नहीं है केपीके बी रेटिंग में से अगर आप सिर्फ केपीके और बलूचिस्तान को कर दें तो रेटिंग आपकी सी से भी नीचे चली जाएगी कहीं पर। बात ये है कि इन लोगों को अब सोचना चाहिए ये क्या हरकतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। अब ये तो खैर हो गई सारी बातें। हरकतें क्या मतलब? मुझे एक बात बताएं विदाउट नेमिंग एनीवन, आप अगर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगाते हैं, इससे पहले जिसको आपने लगाया जिसका नाम बुज़दार था, दुनिया कहती रही, क्रिटिसाइज करती रही कि खुदा का वास्ता है कि कम से कम आप डिलीवर नहीं करना, कोई बंदा ऐसा लगा दो कि दुनिया को आप दिखा सको कि आप ये तो अंडरस्टूड हो चुका है। फिर आपने केपीके में यही तजर्बा कर डाला। अंडरस्टूड हो चुका है कि वो मुल्क के फेवर में नहीं थे। ये तो मैं आपको, मैं आपके चैनल में तो मुझे तो मैं वो तो मुल्क के फेवर, वो तो पता नहीं क्या करने के लिए आए थे। आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, वो तो 3 हिस्से करने के चक्कर में थे कि ये मुल्क नहीं, ये 3 मुल्क होना चाहिए और ये हमें एटमी भी छोड़ देना चाहिए, ये भी करना है। वो तो एजेंडा ही कुछ और था। तभी बुज़दार टाइप का, मतलब उससे अजीब सा बंदा कोई और मिला ही नहीं पूरे पंजाब में। अगर वो मिलता ना कोई और, तो किसी नाई माछी को लगा दे, तो नाई माछी से भी क्या गुजरा था, वो नाई माछी से भी क्या गुजरा था। मैं तो आपको वो नहीं तो वो उसको नाई माछी को लगा देता। वो तो आज तक खुद हैरान है कि यार मुझ में ऐसी क्या खूबी थी जो मेरी ऐसी मैंने कहां से पीएचडी किया था। मैंने डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। उसकी ऐसी कारकर्दगी थी कि बुशरा बेगम को सिर्फ वही पसंद आया। चलिए अल्लाह खैर करे। अब आखिर में थोड़ा सा मैं एक दो हम कारोबार के हवाले से जो हड़ताल का क्या हुआ, लोग सवाल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। सर बात ये है कि हमने एक मैसेज जो ताजरों ने डिलीवर करना था कि ये हमें कबूल नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। नतीजा क्या निकला? मेरा तो सवाल उसकी वजह से देखिए ना, इस वक्त ना इंडस्ट्रीज लग रही हैं सिर्फ इन पॉलिसीज की वजह से। तो सबको पता नहीं लगेंगे। वो नहीं तो ये वही बात हो गई है कि वो चाहते क्या है, एजेंडा क्या है। अब ये एजेंडा क्या है, क्या वो इंडस्ट्रीज ये कौन क्या चाहते हैं? बात ये है कि आप इतनी पाबंदियां या
जो आपके एक तरफ कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी का तरीका ये है कि आपके टैक्सेस ड्यूटीज कम होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होनी चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट इंटरवेंशन उस तरह करें जैसे कम्युनिज्म में होता है कि हर फैक्ट्री के बाहर बंदा बिठा देंगे, QR कोड होगा, ये स्कैनिंग होगी, कैमरे लगे होंगे फैक्ट्रियों में, ये तो मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन यूज करोगे तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। ये सारा कम्युनिज्म में, रशियन में या नॉर्थ कोरिया में उधर हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में। अच्छा, ये पाकिस्तान अगर आप फिर डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान इज अ कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, लेकिन आप फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं और उसमें सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स यानी उसके अज्जाए तरकीबी जो है वो सारे आप कम्युनिज्म के डाल देंगे तो इस तरह आधा तीतर आधा बटेर चलेगा नहीं। और फिर इधर छापे मारे, उधर जो है आप अरेस्ट वारंट इशू कर रहे हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। 24,000 बंदा जो FBR का बैठ के ये गलत हो रहा है। यासिर भाई मैं नासिर भाई मैं गुजारिश ये करूंगा 24,000 जो FBR के नुमाइंदे हैं, उनके वर्कर हैं, ऑफिसर हैं, इन्हें सबको बलूचिस्तान भेज दें क्योंकि वहां से टैक्स आप कितनी स्मगलिंग हो रही है यार, वहाँ कितना पेट्रोल स्मगलिंग हो रहा है, कितने गाड़ियां हो रही हैं। मैं बोलता हूँ सारा बिजनेस तो वहाँ है। अच्छा, वहां से आपको 1 रुपया रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। खुद मैंने मवासलात के वफाकी वजीर की स्टेटमेंट परसों ये 2-4 दिन पहले सुनी। उसने कहा कि पूरे बलूचिस्तान से 1 रुपया टूल टैक्स हमें नहीं मिल रहा। यानी मुझे ये लग रहा है, मैं एक आम पाकिस्तानी कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि लगता है कि 2 सूबों पे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, सिंध और पंजाब। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जो हमारा बलूचिस्तान और KPK है वो आप यहाँ एक तो हमारे यहाँ करप्शन का राज, करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रही, शाही अखराजात कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी हालिया देखें आप कि सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान और वज़रा की तनख्वाहों में 300 गुना इजाफा हुआ है। अभी कल मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि मैं एक MNA के साथ था, वो स्टैंडिंग कमेटी का कोई रुकन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात है, तो कह रहा वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वो ऑनलाइन मीटिंग में उसने शिरकत की अपने मोबाइल के जरिए और जैसे 15 मिनट की मीटिंग खत्म हुई तो 1,60,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। एक मेंबर के वो कराची में बैठा हुआ है। एक MNA की 10 मिनट की मीटिंग, फिर उसने कहा उसने दूसरी ओवरसीज मीटिंग अटेंड की है, 2 मीटिंगें उसने कहा मेरे साथ उसने अटेंड की है और उसने 1,10,000 आया ओवरसीज की मीटिंग अटेंड करके और कराची में बैठ गए। तो आप पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ कैसे लाएंगे? वक्त खत्म हो गया नासिर भाई। ये जो है ये अरेस्ट का सिस्टम और ये सारा सिस्टम को खत्म करें तब जाके काम बनेगा। इसके ऊपर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। रज़ाक भाई थैंक यू सो वेरी मच। नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।